नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, ऊना के प्राचीन सरोवर में आज एक युवक की लाश तैरती हुई मिली है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के सहयोग से लाश को निकालने का कार्य शुरू किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक पिछले कई दिनों से घर से लापता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछले कल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुलिस अमरजीत को ढूंढ रही थी, लेकिन आज सुबह ही प्राचीन सरोवर में लाश मिलने की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार शव को प्राचीन सरोवर से निकालकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया है। वहीं मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और 2 पर 6% सब्सिडी की पूर्ति के लिए कार्य कर स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई और 18 नई इनोवा टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की गई। लगभग 2.91 करोड़ रुपए की यह 18 गाड़ियां आज से ही शहर की जनता को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राइड विद प्राइड टैक्सियां सेवा के माध्यम से बुजुर्गों, महिलाओं और शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों सहित स्थानीय निवासियों तथा यहां आने वाले पर्यटकों को परिवहन की ओर बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एचआरटीसी के 18 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि शिमला राजधानी होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है और प्रदेश भर के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। वहीं राइड विद प्राइड टैक्सियों के साथ पर्यटकों के साथ साथ बुजुर्गों और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला को हम स्मार्ट सिटी के रूप में भी आज देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। नए नए प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृत होने के पश्चात शिमला का पूरा नक्शा जो है बदल कर सामने आ रहा है और इसमें एक नई एडिशन राइड विद प्राइड एचआरटीसी शिमला के माध्यम से शिमला शहर में व्यवस्थित ढंग से हम बुजुर्गों के लिए कुछ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आने जाने के लिए सुविधा दे सकें, महिलाओं को लिए दे सकें और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जिनको कठिनाई रहती है उन लोगों के लिए मदद कर सकें। उस दृष्टि से राइड विद प्राइड की आज बहुत बेहतरीन शुरुआत शिमला में हमने की है और मैं एचआरटीसी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 18 इनोवा गाड़ियां जो है आज राइड विद प्राइड के इस नारे के साथ यहां पर हमने समर्पित की है शिमला में और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक एडिशन शिमला शहर के लोगों के लिए आने जाने की दृष्टि से भी और उसके साथ साथ में जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए भी आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा रहती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं
और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सेवाएं यहाँ पर शुरू होने के पश्चात जो हमारे टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के साथ साथ में स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत बड़ी एक सुविधा आने जाने की दृष्टि से रहेगी। बंगाणा उपमंडल के तहत अंदरौली में 7 लोगों की डूबकर मौत होने के बाद अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं मामले की जांच के लिए अतिरिक्त दंडाधिकारी ऊना को भी लगाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ने बताया है कि एडीएम संबंधित पक्षों को जांच में शामिल किया जाएगा और उन्हें इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं। दुखद घटना अंदरौली नामक स्थान पे गोविंद सागर झील के किनारे हुई, जिसमें 7 व्यक्ति जो मोहाली से थे, उनकी वहाँ तैरने की कोशिश करते हुए उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। उसको देखते हुए हमने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊना डॉक्टर अमित शर्मा की अध्यक्षता में इंक्वायरी जो है उनको सौंपी है कि वे इस हादसे के कारणों की जांच करें और साथ में ही भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है उसके मेजर्स जो हैं वो सभी लोगों से डिस्कस करके और वो इंक्वायरी रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन को सौंपे। उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हिसाब से जो मेजर्स आएंगे उनको अंदरौली में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को जो है रोका जा सके। सर, अगला कदम क्या होगा प्रशासन का? अभी अस्थायी रूप से हमने पुलिस को ये आदेश दिए हैं कि वहाँ पे पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए जाएं और किसी भी व्यक्ति को जो पानी है जो गोविंद सागर झील का उसमें नहाने तैरने की जो परमिशन नहीं है, उनको अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके लिए जो है वो दंड का भी प्रावधान है। वहाँ वार्निंग बोर्ड जो है उसको भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं जिससे कि उसकी विजिबिलिटी बढ़े जो प्रतिबंध की है। BBMB को भी हम एक रेफरेंस भेज रहे हैं क्योंकि जो ज़मीन है वो BBMB की है, झील की ज़मीन, और BBMB को हम ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जिला प्रशासन की मदद करने के लिए जो है वो लिख रहे हैं। साथ ही झील में चलने वाली बोट्स जो हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी कई सवाल कभी उठते हैं, तो उसके संबंध में शक्तियाँ जो हैं वो जिला प्रशासन को देने के लिए जो अनुरोध है वो हमने राज्य सरकार से किया है कि इसमें जो बोट्स चलती हैं उनकी पासिंग के लिए जो नॉर्म्स हैं वो नोटिफाई किए जाएं और जिला प्रशासन को इसकी पावर्स दी जाएं। विश्व में कई देशों में फैल रहे वायरस मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को भी अलर्ट पर रख दिया है। केंद्र ने प्रदेश सरकार को मंकी पॉक्स वायरस पर नजर रखने के लिए कहा है और केंद्र सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना तुरंत दें और इलाज शुरू करें। प्रदेश सरकार द्वारा उन व्यक्तियों पर खास नजर रखी जा रही है जो संक्रमित देशों से यात्रा कर वापस आए हैं। हालांकि अभी प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है और ये इसमें जो जिन कंट्रीज़ में अभी केसेस मिल रहे हैं, अगर उन कंट्री से पिछले 21 दिन में ट्रैवल हिस्ट्री है और वो व्यक्ति प्रेजेंट करता है विद अनएक्सप्लेन्ड रैश, मतलब उसको ऐसे रैश है, फीवर है, या उसमें लिम्फ नोड जैसे गिल्टियाँ हो जाती हैं तो गिल्टियाँ हैं, और अगर इस तरह का कोई फीवर विद अनएक्सप्लेन्ड रैश और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट करता है तो उसको हम मंकी पॉक्स सस्पेक्ट गिनते हैं और फिर उसका जो उसके कुछ सैंपल्स हैं, क्योंकि इसका जो रैश है वो लगभग 2 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है और लगभग 3 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसमें जो आइसोलेशन पीरियड होता है वो लगभग 21 डेज़ का होता है। तो शुरू के 2 हफ्तों में अगर वो पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हम उसमें 7 सैंपल्स लेते हैं, और अगर वो लास्ट के 1 वीक में प्रेजेंट करता है हीलिंग फेज में तो हम उसके 2 सैंपल्स लेते हैं, एक यूरिन का और एक ब्लड का, और इन सैंपल्स को पुणे वायरोलॉजी लैब में भेजा जाता है। एक भी केस अगर कंफर्म हो जाता है, लेबोरेटरी कंफर्म्ड एक भी केस होता है, तो उसको हम आउटब्रेक मानते हैं। हमीरपुर में आयोजित जिला कांग्रेस बैठक में तब अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी में कथित अनुशासनहीनता को लेकर आपस में ही उलझ पड़े। आज हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला के अधिकतर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में बड़सर के विधायक और
जिला कार्यकारिणी के एक पदाधिकारी के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसमें बड़सर विधायक ने जिला पदाधिकारी पर पार्टी को तोड़ने के आरोप लगा दिए। आपने सुन तो लिया ही ऐसा बंधन, बार बार बात को बनाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ मेरे मन में भी रोष था और मैंने ना चाहते हुए भी, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एक वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पिछले काफ़ी लंबे समय से पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं और विधायक को जो है परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही पार्टी के लिए। तो उस वजह से थोड़ा सा रोष गुस्से में आके आज पहली बार अपने 40 वर्ष की राजनीति में ऐसा गुस्सा मुझे आया और मैंने जो भी मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। क्या बोला मुझे तो वही याद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था और दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इसके लिए मैं सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनसे मैं क्षमा चाहूँगा और जिलाध्यक्ष महोदय से भी क्षमा चाहूँगा कि मुझसे जो भी भावावेश में जो शब्द निकले हैं उनके लिए मैं क्षमा करता हूँ। और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, गुस्सा था मैंने भी बोल दिया। अब आगे क्या होता है वो तो बैठकर चर्चा होगी, उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। असल में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संकल्प शिविर उदयपुर में संपन्न हुआ था, उसी के मुताबिक, उसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक हमें ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस इस साल पूरा होगा, 15 अगस्त को हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में ऊपर की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक हमें 75 किलोमीटर की पद यात्रा तय करनी है अपने जिला में। हमीरपुर जिला के महरे क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा है कि आज भारत देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है और अब वह वक्त भी सामने आ गया है जब भाजपा की गलत नीतियों और नियमों का परिणाम महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा के रूप में हर देशवासी झेल रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की छोड़िए, यहां प्रदेश में डबल इंजन का ढिंडोरा पीटने वाली भाजपा सरकार भी कर्जदारी में रिकॉर्ड बनाने जा रही है और झूठ की राजनीति करने वाली भाजपा को आखिर आम जनता पर जीएसटी का बोझ देना इतना जरूरी बन गया है कि क्योंकि इन पैसों से उनके अपने चहेतों पर कर्ज का भार शायद कम हो जाए। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री है। इस देश को उन्होंने विश्व गुरु बना दिया और प्रदेश को हमारे झुंझुना दिया। आर्थिक सहायता कोई नहीं मिली। अगर आर्थिक सहायता डबल इंजन सरकार से मिलती तो आज 1500 करोड़ रुपया लेने की जो नौबत ना आती। तो आज जिस प्रकार से झूठ के ऊपर राजनीति हो रही है पूरे देश के अंदर और जो देश की सरकार के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई नेता बात करता है तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो माननीय न्यायालय ने जो एक अखबार के लिए जो माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को दे दी थी, लेकिन इस सरकार का बदले की भावना से काम देखिए। इन्होंने ईडी को पीछे लगा के 15-15 घंटे 9-9 दिन तक जो उनसे पूछताछ की। हालांकि सारी दुनिया जानती है इसमें होना कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जिस प्रकार से ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और जो हमारे अन्य जो संवैधानिक संस्थान है उनको तोड़ मरोड़ करके जिस प्रकार से आज देश के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, वो लगता है कि हम एक बार फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मंडी के विकासखंड सुंदरनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला अलसू में विद्यार्थी डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विकासखंड सुंदरनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला अलसू में प्राइमरी और सेकेंडरी विंग के 107 विद्यार्थी एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिस स्कूल को वर्ष 2016 में ही अनसेफ घोषित कर दिया गया था। विद्यालय के भवन में विद्यार्थियों के अलावा यहां पढ़ाने वाले शिक्षक भी जर्जर भवन से अनहोनी के डर में कार्य कर रहे हैं।
पाठशाला में सीमेंट नीचे गिर रहा है, इसलिए हमें बहुत डर लगता है। हम पढ़ाई भी यहीं पे ही करते हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द इसे बनवाए। राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला अलसू में 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का भवन बहुत ही अनसेफ है और यहाँ बिल्डिंग के पढ़ने का डर बहुत अधिक लगता है और हमें मजबूरन इस विद्यालय में बैठना पड़ता है। हमारे स्कूल का भवन अनसेफ है, यहाँ पर सीमेंट गिरता है, हमें यहाँ पर पढ़ाई करने में डर लगता है। मेरी सरकार से यह मांग है कि स्कूल का नया भवन बनाया जाए। इस केस के बारे में हमने पहले भी बात की थी, जैसे सलापड़ में जनमंच हुआ, वहाँ भी इसकी आवाज़ उठाई गई थी। उसके बाद फिर मैं जमवाल साहब विधायक जी से पर्सनली मिला, जाके उनको मैंने एक लेटर दिया, उन्होंने वो लेटर आगे फॉरवर्ड किया जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं। उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे जो यहाँ की हेडमास्टर है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी विचार रौरी की, मगर कोई अभी इसके लिए कोई निर्णय नहीं निकला। कि इस बिल्डिंग में आज इतनी हालात ख़राब है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिस दुर्घटना से कोई भी बच्चा, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चे, कभी भी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पीछे हमारे ये किचन सेट में बच्चों को बैठाना पड़ रहा है। बरसात का दिन है, आपको पता है कि आज के जो इस बार जो मानसून है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी विंग को खतरा है। 5 साल के बाद यहाँ वोटिंग होती है, पंचायत इलेक्शंस में वोटिंग होती हैं, तो यहाँ पॉलिटिशियंस आते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन कोई भी ना ही इस पे आज तक किसी ने कोई सकारात्मक कार्य किया, जिसकी वजह से आज ये हालत है कि आज स्कूल के बच्चे यहाँ से स्कूल में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। धर्मशाला में पंजाब से आने वाले श्रद्धालु कानून को ताक पर रखकर बेखौफ घूमते नजर आए। बिना हेलमेट के एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर घूमते दिखाई दिए हैं। चामुंडा मंदिर से लेकर धर्मशाला की सड़कों पर इस तरह का आलम देखने को मिला है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इस बारे में जिलाधीश कांगड़ा ने कहा है कि वह इस मसले पर पुलिस के अधिकारी से बात की जाएगी। देखिए, ये जो मुद्दा है, इसमें जो कंसर्न जो पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे डीएसपीज हों, चाहे एसएचओज हों, उनके द्वारा कार्रवाई अपेक्षित की जाती है। परंतु आपने जो मुद्दा उठाया है, इसको डेफिनेटली जो पुलिस अधीक्षक है उनके साथ इस मुद्दे को उठाया जाए। रशिया व यूक्रेन दोनों ही देश वर्तमान समय में एक तरफ भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ वर्षों का प्यार अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला खनियारा के नारायण मंदिर दिव्य आश्रम खंडोता में परवान चढ़ा है। बता दें कि मूल रूप से रशिया के निवासी युवक और यूक्रेन की रहने वाली युवती ने भारतीय हिंदू रीति रिवाज व परंपराओं के साथ शादी की है, जिसमें विनोद शर्मा व उनके परिवार ने कन्यादान कर सभी वैवाहिक कार्यक्रम को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज हमारे दिव्य आश्रम खंडोता में, जहाँ पे साक्षात कृष्ण जी की स्थापना की गई है, वहाँ पे अक्सर यहाँ पे होते रहते हैं विवाह इत्यादि। लेकिन आज जो है वो, आज का दिन जो है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि जो ये हमारे श्री जी हैं जो यूक्रेन से हैं मूलतः, और रशिया से हैं मूलतः, और जो जिनके साथ इन्होंने विवाह किया श्री जी वो हैं एलोना जी, वो हैं यूक्रेन के। तो इन्होंने सनातन धर्म के अनुसार जो है अपना विवाह जो है यहाँ पे संपन्न किया है, और हमें इस चीज़ का सौभाग्य मिला है कि हम सनातन का प्रचार जो है यहाँ से हो रहा है। बड़ी ही खुशी की बात है कि विदेश से भी जो है हमारे सनातन के लिए जो है विदेश में भी बहुत मान्यता है, उनके प्रति, सनातन के प्रति उनकी श्रद्धा है, बहुत प्रसन्नता है हमें। यहाँ पर अक्सर 1-2 महीने पहले भी हमें विदेशी एक जो है वो हिंदू ब्रह्म विवाह बोलते हैं इसको, उस अनुसार जो इस विवाह को यहाँ पे करवा के गए थे। बाकी हमने ऐसे भी मुहिम छेड़ी कि गाँव में जो भी यहाँ पे कोई गरीब है, किसी की कन्यादान जो भी करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पे आश्रम में आके वो अपना आनंद से कर सकता है। इवन कि यदि उनके पास धाम की व्यवस्था नहीं है, तो धाम की व्यवस्था भी यहाँ के जो संचालक है पंडित संदीप शर्मा जी वो कर देते हैं। वो अपने श्रद्धा अनुसार जो धाम का संचालन कर देते हैं। यदि कोई आपके उसमें भी संपर्क में कोई गरीब कन्या कन्यादान करवाना चाहता हो, विवाह करवाना चाहता हो, जिनके पास धाम इत्यादि के लिए जगह नहीं है, वो यहाँ पे आके अपना वेदी का लगा के जो है अपना विवाह करवा सकता है। तो आज तो बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है, क्योंकि बाहर के जो हमारे
विदेशी मित्र हैं वो आज हमारे सनातन धर्म अनुसार जो है दिव्य आश्रम बड़ौदा में जो है इन्होंने क्रम विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह जो है अपना संपन्न किया है। और हम इनके उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना से जो है हम नारायण के आगे प्रार्थना भी करते हैं और सदैव परमात्मा इनको सुखी संपन्न रखे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।